हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह पेपर देखिए 9/12/2023 को पूछा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए समतुल्य लेंस की शक्ति जो होगा P बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, यानी ये हो जाएगा P1 कितना है 5, P2 कितना है 4 माइनस डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है, इंटू में 5 इंटू 4, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। और देखिए चूँकि ये यहाँ पे D जो दे दिया गया है ये किस में है, सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1/10 गुना में 20, यानी ये हो गया कितना प्लस, देखिए प्लस 7 डायोप्टर P का मान, ठीक। चूँकि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/P, ये हो जाएगा 1/7 इंटू में 100, ये सेंटीमीटर में, यानी आ जाएगा 14.28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ई। अतः कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो देखिए प्राथमिक कुंडली में कह रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली ये है तो 220 वोल्ट इंटू I1 बराबर, ठीक है, 110 वोल्ट पे जो है 2 एम्पियर धारा, तो इंटू 2A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A, यानी क्या हो जाएगा तो V1 इंटू I1 बराबर V2 इंटू I2, ठीक है। या फिर रहने दीजिए, तो देखिए ये कट जाएगा 2 मरतबे और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना निकल गया धारा I बराबर यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल गया 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखना है कि V1 I1 बराबर V2 I2 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो बी ऑप्शन, यानी आवेशित कण के संवेग। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग का सीधा आनुपातिक होता है, ठीक है, सीधा आनुपातिक होता है। नेक्स्ट कहता कि मान ले कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमण काल से विचरण कर रहा है। इन दोनों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल यानी r⁻⁵/2 के समानुपाती हैं, तब क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ से डायरेक्ट जो है t² इस समानुपाती, ठीक है, t² समानुपाती होगा आपको r, ठीक है, हो जाएगा r, ठीक है, 1 + 5/2 के 1 + 5/2 यानी कितना हो जाएगा, यानी t² समानुपाती r⁻⁷/2 माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस कर दीजिएगा 1 प्लस, ठीक है, यानी r समानुपाती क्या होगा t² समानुपाती ये हो जाएगा आपको 7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कदा चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है, तो वृत्तीय पथ का। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है, ठीक है। तो आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रविष्ट करता है तो उस पर लगने वाला बल वेग के लंबवत होता है, जिसके कारण इस कण का पथ वृत्तीय होता है,
ठीक है, इसमें बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है, जिसके कारण किया गया कार्य शून्य होता है एवं गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं कारणों से यह आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जिसके कारण संवेग की दिशा बदलती है लेकिन परिमाण नहीं बदलता। नेक्स्ट है कि दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो तापमान पर। तो किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता रो बराबर होता है R इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो यानी हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध जो है तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती एवं प्रकाश पर निर्भर करता है। कदा किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। 17 का ए विस्थापन का। तो किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। वेग समय ग्राफ की ढाल जो है ये त्वरण की मान देता है, लेकिन वेग समय ग्राफ के अंतर्गत जो है क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है ये विस्थापन। उसके बाद यदि हम देखें तो ढाल बराबर क्या होता है? तो हो जाएगा वेग में परिवर्तन बता समय में परिवर्तन। ठीक है, वहीं क्षेत्रफल जो विस्थापन का मान देता है और विस्थापन होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा कि 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध। देखिए, चूँकि इसको इतना का न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, यानी ये हो जाएगा 176/100। तो r इक्विवेलेंट कितना होगा? 0.572 ओम। ठीक है, यानी समतुल्य प्रतिरोध जो है ये क्या है? ये लेस देन आर इक्विवेलेंट है लेस देन 1 ओम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यानी 1 ओम से क्या है? कम है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। एक परमाणु का जो नाभिक है ये धनात्मक होता है। सी ऑप्शन, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। परमाणु के नाभिक में एन पे 0 चार्ज और पी पे प्लस चार्ज पाए जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या ए कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है एन प्लस पी। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या जो है कुछ सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को प्रतिनिधित्व करता है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है किया गया कार्य बटा में धारा गुने समय। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर होता है किया गया कार्य बटा में धारा गुने किया गया कार्य बटा में होगा धारा गुना में समय। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती क्या होता है? I, यानी V बराबर होता है IR। ठीक है, V बराबर IR, तब तो R बराबर होगा V बट्टा में I। ठीक है, यानी वोल्ट बट्टा में एम्पियर। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बट्टा समय। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, यानी तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? Q इंटू V बट्टा में T। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा V या फिर
यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, v इंटू, ठीक है, q बाई टी, यानी ये हो जाएगा v इंटू आई, वी आई, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, वी आई, p बराबर हो जाएगा वी आई, या p बराबर हो जाएगा v बराबर आई आर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो p बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर ए 121। देखिए, कहता यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। चमक जो है 550 न्यूटन मीटर तक पहले बढ़ती है, फिर जो है घटना प्रारंभ कर देती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की चमक ऊर्जा की वह मात्रा है जो स्रोत द्वारा प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होती है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत से फैलता है, ठीक है, और अधिक दूरी तय करता है, यह एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता या चमक कम हो जाती है। तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल तक बढ़ता है तो सापेक्ष चमक का अधिकतम मान 555 न्यूटन मीटर पर अधिकतम जो है पहुंच जाता है और फिर घटने लगता है। नेक्स्ट है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो वह घटना, ई ऑप्शन। तो यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना प्रायः अपवर्तन या परावर्तन होता है। प्रकाश की सीधी रेखा में चलती हुई किरणें निम्न जो है प्रकाशीय घटना में उस स्थिर कोण से मुड़ता है, ठीक है। ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अवरोधों के कारण से मुड़ना विवर्तन होता है। वर्ण विक्षेपण एवं व्यक्तीकरण तरंग अधिरूपित होकर कुछ कणों से मुड़कर ऊर्जा मुक्त वितरण करती है, ठीक है। विवर्तन की घटना प्रकाश का तरंग गुण है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यदि किसी एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर वेग से मुड़ जाए तो वह घटना क्या होता है, तो यहाँ पे यह घटना जो है अपवर्तन या परावर्तन होता है, ठीक है। विवर्तन जो होता है ये अवरोधों के किनारों से मुड़ता है, ठीक है। और व्यक्तीकरण जो है ये तरंग अध्यारोपित होकर कुछ कणों से मुड़कर ऊर्जा पुनः वितरण करती है। कहता है दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी, सी दोनों एक साथ। तो दोनों गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, दोनों गोली मैदान को एक साथ भेदेगी। यहाँ वेग के केवल क्षैतिज घटक हैं, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। किसी भी स्थान से गोलियां क्षैतिज फेंकी जाती हैं तो उसकी ऊंचाई समान, ठीक है, अतः समान होता है। समय का सूत्र है 2h/g के पावर में 1/2, ठीक है। जहाँ g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, समान है, अतः मैदान पर पहुँचने में लगा समय समान होगा। तो गोलियों को मैदान पर पहुंचने में लगा समय क्षैतिज वेग से स्वतंत्र रहता है। यह केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यह लाल घोरा द्रव होता है, इसकी परमाणु संख्या 35 है। एकमात्र द्रव जो Hg है, मरकरी की परमाणु संख्या 80 है, ठीक है। और कमरे के ताप से ऊपर जो होता है ये मरकरी पारा GaFr RbCs द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, अतः यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या होगा, तो ये दोगुना हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण यानी A1 बराबर v²/r, ठीक है। समीकरण 1। नया अभिकेंद्रीय त्वरण A2 हो जाएगा v1²/r1, ठीक है। तब तो v1 बराबर क्या होगा 2v1 × r1 यानी 2r, ठीक है। या फिर देखिए v1 बराबर होगा 2v, ठीक है, और r1 बराबर 2r। तब तो यहाँ पे A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होगा 2v² / 2r,
यानी 4v² / 2r, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a1 बराबर में 2a1। यहाँ पे नया अभिकेंद्रीय त्वरण का मान परिमाण पहले का दुगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वृत्ताकार गति करते समय किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या को दुगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मान भी दुगुना हो जाएगा। पता निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? तो सी ऑप्शन, यानी 2Na + 2H2O, ये बन जाएगा आपको 2NaOH प्लस में H2। ठीक है, प्लस में क्या हो जाता है H2। तो देखिए यहाँ पे 2Na + 2H2O, ये बनता है 2NaOH प्लस में H2। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नया यौगिक बनाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होता है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नया यौगिक का निर्माण करता है। और धातु की जो क्रियाशीलता का श्रेणी है यह है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, ठीक है, सिल्वर और सोना। ठीक है, तो सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे कम है Au सोना। 126 क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? तो डी। तो देखिए कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्योंकि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन श्रृंखलन गुण का प्रदर्शन करता है जिसमें जो है कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी शाखित एवं बंद श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण 127 का सी कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। ठीक है, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षारक है। Na2CO3 का निर्माण होता है 2NaOH + H2CO3 + Na2CO3 + 2H2O + CO2। ठीक है, तो प्रबल क्षारक और निर्बल अम्ल से रिएक्शन करवाइएगा तो ये बनेगा आपको क्षारीय लवण Na2CO3 × 10H2। ये इसको धोवन सोडा कहा जाता है। Na2CO3 × 10H2 इसको क्या बोलते हैं? धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा। Na2CO3 को सोडा की राख कहा जाता है। ठीक है, NaL + CO3 को आपको बेकिंग, देखिए NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाता है और वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है उसे कमजोर अम्ल कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है 128 का सी, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है आपको बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेंजीन का जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे Cl। देखिए बेंजीन को और अधिक क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह हेक्सा क्लोरीनीकृत बेंजीन के समावयव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए 129 कहता
को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया। बी ऑप्शन अपघटन। तो देखिए चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 को गर्म करेंगे उष्मा के साथ तो ये बनेगा CaO, यहाँ पे उष्मा CaO प्लस में CO2 प्लस में CO2, ठीक है। यह प्रक्रिया उष्मीय अपघटन कहलाता है। चूना पत्थर से जो है सीमेंट उद्योग जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्राप्त की जाती है। CaCO3 को संगमरमर यानी मार्बल कहा जाता है और CaO को क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना। CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। वहीं CaOH के हॉल 2 को स्केलेट, ठीक है, स्लेक्ट लाइम यानी भाखड़ा चूना कहा जाता है। CaOH के हॉल 2 को स्लेक्ट लाइम यानी भाखड़ा चूना बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। वह घोल है HCl। तो देखिए अंडे के कुचले हुए छिलके का निर्माण CaCO3 से होता है। यह HCl से अभिक्रिया करके CO2 प्रदान करेगा जो चूने जल को दूधिया कर देता है। यह अतः घोल में शामिल HCl होगा। CaCO3 + 2HCl ये बनाएगा CaCl2 + 2H2 + CO2। अन्य विकल्प को यदि देखें तो NaCl तथा LiCl लवण है जो कैल्शियम जो है कार्बोनेट यानी CaCO3 से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। फिर CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है। CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं। HCl जो है म्यूरेटिक अम्ल कहलाता है। कहा कि NaOH के 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि NaOH के समान घोल का 20 मिली देते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की आवश्यकता होगी। तो देखिए तो NaOH 10 NaOH में कितना 8 HCl की ज़रूरत होता है। वहीं अतः 20 NaOH में कितना HCl चाहिए, ठीक। यहाँ देखिए 10 का 2 गुना कितना है 20, तो यहाँ 8 का 2 गुना कितना होगा 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो 132 देखिए कहता है कि 10 pH पेपर पर तरल नमूने की pH पेपर पर तरल नमूने की, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है। 132 कहता pH पेपर के तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया है कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है। सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान 8.27 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण प्रबल क्षारक NaOH एवं निर्बल अम्ल H2CO3 के संयोजन से होता है, ठीक है। तो NaOH प्लस H2CO3 ये बना देगा NaHCO3 प्लस में H2। प्रबल क्षारक एवं निर्बल अम्ल से बना लवण क्षारीय लवण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो है एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड यह प्रकृति में कार्बनिक रूप से मौजूद हैं और इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है।
सेब में मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड मौजूद होता है जो सेब खाने से, ठीक है, सेब खाने से सीधे मिल जाता है। इमली, अंगूर, टार्टिक एसिड, तो इमली अंगूर में टार्टिक एसिड के जैविक प्राकृतिक स्रोत हैं। फिर दूध में लैक्टिक एसिड, दूध को दही में बदलने से प्राकृतिक रूप से लैक्टिक एसिड मिलता है। नींबू, साइट्रिक एसिड, तो नींबू में साइट्रिक एसिड का जो है प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 134 की यदि बात करें तो कहता है Na2CO3 इंटू 10 को कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, धोने का सोडा। Na2CO3 इंटू 10 को धोने का सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग यदि देखें तो इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कागज़ के साथ साथ कांच के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा और पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक H2SO4। एसीटेट का होता है CH3COO-। अमोनिया का होता है NH3। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3। फास्फोरिक एसिड का होता है H3PO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। सोडियम फास्फेट का होता है Na3PO4। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 Hal2SO4, ठीक है। और कार्बोनेट एसिड का होता है H2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH के होल्ट। इथेनॉल का होता है C2H5OH, इथेनॉल C2H5OH। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक। pKa मान किसी घोल के अम्ल पृथक्करण स्थिरांक Ka का ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणक मान है। pKa यह बताता है कि कोई अम्ल जो है मजबूत अम्ल है या कमजोर, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि pKa का मान अधिक है तो अम्ल कमजोर तथा इसके मान कम होने पर अम्ल मजबूत होता है। कहता कि रंगहीन स्पीसीज है तो सी ऑप्शन Na3PO4, ठीक है। तो रंगहीन स्पीसीज है Na3PO4। तो जिस यौगिक में शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगहीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कहता कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। तो देखिए जर्मन सिल्वर का हिस्सा कॉपर, जिंक और निकेल है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर यानी चांदी जैसे उजला प्रतीत होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग मूर्ति, बर्तन तथा सिक्का बनाने में होता है, ठीक है। अब यदि पीतल एवं मंजू धातु में क्या होता है, पीतल में कॉपर और जिंक। कांसा में होता है, कांसा या बेल धातु में कॉपर और टीन। गन मेटल में होता है कॉपर, जिंक और टीन, Sn, CuZnSn को गन मेटल में। और रोल गोल्ड में होता है CuAl, कॉपर एल्युमिनियम। टाइप मेटल में होता है PbSpSn, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू होता है। तो ये होता है आपको CH3COONA, CH3COONA। उसके बाद CH2COOK, फिर CH2COOK। उसके बाद होता है आपको HC, ठीक है, COOK डबल बॉन्ड HCCOOK, यानी ABC, यानी यहाँ पे होगा D ऑप्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे कोल्बे प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, हरमन कोल्बे के नाम पर यह जो है एक कार्बनिक प्रतिक्रिया है। कोल्बे प्रतिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का डी कार्बोक्सिलेज जो है डिमराइजेशन होता है।
कहता है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है। सी हरित लवक। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान जो है क्लोरोफिल यानी हरित लवक है। क्लोरोफिल का कार्य। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्थित हरा रंग द्रव्य हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का स्थल है। क्लोरोफिल का कार्य सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में परिवर्तित करना। पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि के लिए ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की हरी जो है तरंगदैर्घ्य 495 और 570 नैनोमीटर के बीच को आवेशित नहीं करता। क्लोरोफिल केवल स्थलीय पौधों में ही नहीं पाया जाता। देखिए फाइटोप्लांक्टन सूक्ष्म शैवाल हैं जो महासागरों और झीलों में रहते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट और इस प्रकार के क्लोरोफिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना है। यह प्रक्रिया भोजन में संग्रहित ऊर्जा को ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिसका उपयोग कोशिका द्वारा किया जा सकता है और यह कोशिका के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, कहा कि भोजन की नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तारण संचलन को कहते हैं। 140 का सी यानी पेरिस्टेल्टिक संचलन। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को पेरिस्टेल्टिक संचलन कहते हैं। अन्न प्रणाली की दीवारों का संकुचन और विस्तारण क्रमाकुंचन कहलाता है। पेरिस्टेल्सिस एक तरंग जैसी गति है जिसमें मांसपेशियों का संकुचन और विश्राम शामिल होता है। यह जो है अन्न प्रणाली में शुरू होता है और पाचन के लिए भोजन को हार नाल के माध्यम से ले जाने में मदद करता है। आमाशय के 3 मुख्य कार्य है: भोजन संग्रहित करना, भोजन को मिलाना और तोड़ना, एंजाइम और अन्य विशेष कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करना। कहता कि मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका, ये होगा बी मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी मूत्र नलिकाएं हैं जो मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती हैं। मूत्रवाहिनी का कार्य मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाना है। मूत्राशय गुर्दे द्वारा उत्पादित मूत्र को संग्रहित करना है। गुर्दे तक से यूरिया को फिल्टर करते हैं। गुर्दे शक्तिशाली रासायनिक क्षेत्र हैं जो निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालते हैं, शरीर से विषैले दवाओं को बाहर निकालते हैं, शरीर के तरल पदार्थों को जो है संतुलित करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करते हैं और विटामिन डी का एक सक्रिय रूप उत्पन्न करता है जो मजबूत स्वस्थ हड्डियों को बढ़ावा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। अलवणीय जल पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त त्रास सीमा है तो 6.5 से 7.5। तो अलवणीय जलीय पौधों एवं जानवरों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है 6.5 से 7.5। ठीक है। वहीं दिमाग का पीएच मान कितना होता है? 7.1 से 7.5। हृदय का होता है 7 से 7.4 हृदय का। और कंकाल मांसपेशी का 6.9 से 7.2। हड्डी का होता है 7.4। त्वचा का होता है 4.7 से 5.7। लार का देखें 6.5 से 7.5। पेट यानी गैस्ट्रिक शराब का होता है 1.5 से 3.5। जिगर का होता है 7 से 7.2। पीत रस का होता है 7.8 से 8.2। छोटी आंत का होता है 7.5 से 8 छोटी आंत। और बड़ी आंत का होता है 5.5 से 7। ठीक है। वहीं पे देखिए अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस का होता है 8 से 8.3। मूत्र का होता है 4.6 से 8। ठीक है। और कोशिका रक्त का होता है 7.35 से 7.4। नस युक्त का होता है 7.3 से 7.35। धमनी रक्त का होता है 7.4 से 7.45। होता है कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है। इसका कारण है सी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है।
कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। टमाटर लाइकोपर्सिकॉन स्कूलेट्स फल के पकने के दौरान क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में विकसित हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट परिवर्तन को फेरोटिनॉइड के संचय और क्लोरोफिल के गायब होने, अत्यधिक संरचित थाइलाकॉइड झिल्ली प्रणाली के क्षरण और प्रकाश संश्लेषण से जुड़े प्रोटीन और एमआरएनए के स्तर में कमी से चिन्हित किया जाता है। फिर है कि कैरोटीनॉइड वर्णक विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे फलों, फूलों, ठीक है, पुरानी पत्तियों, जड़ों आदि को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के निर्माण में प्रकाश, तापमान और पोषक तत्व महत्वपूर्ण कारक है। फिर है कैरोटीनॉइड को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, फिर है कैरोटीन और ज़ैथोफिल। कैरोटीन का रंग नारंगी होता है और ज़ैथोफिल का रंग पीला होता है। क्रोमोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट या जो है प्रोप्लास्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे तरबूज, पपीता, गाजर, आम आदि। काली मिर्च और टमाटर जैसे पौधों में क्रोमोप्लास्ट का विकास अपरिवर्तनीय है। क्लोरोप्लास्ट में पुनः विभेदन को जिबरेलिन और नाइट्रेट्स द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अमीबा में पोषण फागोसाइटोसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जहां पूरा जीव उस भोजन को ग्रहण कर लेता है जिससे वह खाने की योजना बनाता है। अमीबा में पोषण की विधि को होलोजोइक पोषण के रूप में जाना जाता है। इसमें भोजन सामग्री का अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन शामिल है। पशुओं के विभिन्न प्रकारों के पोषण, जैसे फिल्टर फीडिंग यानी पानी में निलंबित घनों से पोषक तत्व प्राप्त करना, आमतौर पर मछली द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जमा आहार फीडिंग, मिट्टी में निलंबित कणों से पोषक तत्व प्राप्त करना। केंचुए अंतर्ग्रहण की इस पद्धति का उपयोग करते हैं। तरल आहार फीडिंग, अन्य जीवों के तरल पदार्थ का सेवन करके पोषक तत्व प्राप्त करना। मधुमक्खियों और मच्छर भोजन ग्रहण करने की इस पद्धति का प्रदर्शन करते हैं। थोक आहार फीडिंग, संपूर्ण जीव को खाकर पोषक तत्व प्राप्त करना, उदाहरण पाइथन। ठीक है। रेम फीडिंग और सक्शन फीडिंग, आसपास के तरल पदार्थ के माध्यम से शिकार को निकलना। अंतर्ग्रहण का यह तरीका आमतौर पर बोनी मछली जैसे जलीय शिकारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। बी ऑप्शन। तो पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है कि वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। रिक्तिकाएं कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंग हैं और विभिन्न पदार्थों से युक्त पानी के तरल पदार्थ से भरी होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि पादप कोशिकाओं में एक एकल और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में या तो रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, यदि मौजूद होती हैं तो सूक्ष्म और कम संख्या में। रिक्तिका के कार्य है कि रिक्तिका कोशिका के भीतर लवण, खनिज, रंग द्रव्य और प्रोटीन के भंडारण में मदद करती हैं। यह चयापचय अपशिष्ट को अलग करता है जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकता है। यह स्फीति दबाव बनाए रखता है। यह एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की सुविधा देता है। तथा रेनवियर के नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। रेनवियर के नोड तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं, डेंड्राइट, एक अक्ष तंतु और एक कोशिका शरीर। तो देखिए, कुछ न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, यानी न्यूरॉन और अक्ष तंतु एक माइलिन आवरण से ढका होता है। रेनवियर के नोड माइलिनेटेड अंग अक्ष तंतु के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म अंतराल है। ठीक है। उनका कार्य अक्ष तंतु के साथ एक्सन और पोटेंशियल के प्रसार को तेज करना है। ये अंतराल लंबाई में लगभग 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, श्वान कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न करते हैं। इन नोड्स से विद्युत आवेग स्थानांतरित होते हैं। पक्षियों सरीसृपों के बीच अप्राप्त करी है आर्क्योपेटेरिक्स।
पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच की अपर्याप्तकारी आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स यह पक्षी में होता है और संयोजनकारी पक्षी सरीसृप में होता है। फिर है कि बेलानोक्लोसिस, ये हेमिकार्डेट यानी इचिनोडर्म्स और कार्डेट्स में होता है। फिर है चिमेरा, ये चूहा या खरगोश मछली में होता है। संयोजक करी जो है बोनी और कार्टिलाजिनस मछलियों में होता है। फिर है कि कोइलोकैंथस, ये होता है जीव में, और संयोजन करी जो है मछली और भूमि कशेरुक में होता है। टीनोफोरा जीव में होता है, वहीं संयोजक करी जो है सह संयोजक और पेल्टीहेल्मिन्थीस में होता है। क्लब माउस, ये संयोजनकारी है ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस। साइकस एक जीव है, संयोजनकारी है टेरिडोफाइटस और जिम्नोस्पर्म। बत्तख की चोंच वाला पेल्टिपस, ठीक है, कांटेदार चींटी खाने वाला, यह है सरीसृप और स्तनधारी। युगलिना यानी प्रोटोजोआ में पौधे और पशु। डेंगू बुखार का कारण, ए ऑप्शन डीएनए धारक अर्बोवायरस। डेंगू बुखार का कारण डीएनए धारक अर्बोवायरस है। डेंगू फ्लेविरिडे परिवार फ्लेवीवायरस जीनस का सदस्य है, जिसमें पीला बुखार वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और टिक जनित एंसेफ्लाइटिस वायरस में भी शामिल है। डेंगू संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं नहीं हैं। गंभीर डेंगू के लक्षणों में शामिल हैं गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, तेजी से सांस लेने, मसूड़ों या नाक से खून आना, थकान, बेचैनी, जिगर का बढ़ना, उल्टी या मल में खून आना, और संभावित रूप से घातक मांसपेशियों में दर्द और बुखार को नियंत्रित करने के लिए एसिटामिनोफेन या पैराफिटामोल, ठीक है, पैराफिटामोल लिया जा सकता है। फिर कि इब्रूप्रोफेन और एस्पिरिन जैसे गैर स्टेरॉयडल सृजन रोधी दवाओं से इस रोग में बचना चाहिए। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, सी ऑप्शन संवहनी एधा के ठीक अंदर। नवीनतम द्वितीयक जाइलम जो है संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। संवहनी पौधों में जाइलम होता है। यह एक ऊतक है जो मिट्टी से पानी और खनिजों को पत्तियों और तनों तक ले जाया जाता है। 1858 में कार्ल जो है नेगेली ने जाइलम शब्द दिया था। जाइलम ऊतकों और अंगों को दृढ़ता, पौधों की संरचना को सुरक्षित और करके और विरूपण के प्रति प्रतिरोध करके महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका प्रदान करते हैं। अधिकांश जो काष्ठीय पौधों में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण संवहनी कैम्बियम एवं द्विपक्षीय पार्श्वविभोजक में कोशिकाओं के विभेदन और विभाजन प्रणाली द्वारा होता है। पौधे के अधिकांश ऊतक, जिनमें पैरेन्काइमा और पौधे तंतु शामिल हैं, जो पौधों को सहारा प्रदान करता है, जाइलम में भी पाए जाते हैं। पौधों के क्रॉस सेक्शन में माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने पर जाइलम जो तार के आकार का दिखाई देते हैं। ट्रेकिडस जाइलम में खोजा गया प्रथम श्वासनली घटक है। कुछ जिम्नोस्पर्म और अन्य बीज रहित पौधों में पानी के संचलन के लिए जो मुख्य घटक के रूप में केवल जो है ट्रेकिडस होते हैं। वाहिका सदस्य जाइलम में दूसरा श्वासनली घटक है। ट्रेकिडस की तुलना में वे अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाएं हैं। पानी और कुछ घुलनशील पोषक तत्व जैसे खनिज और कार्बनिक आयन को जड़ों से पूरे पौधों तक पहुंचाना जाइलम का प्राथमिक कार्य है। तिलचट्टा में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? तो उत्सर्जन। तो देखिए तिलचट्टा में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है। राउंड वॉर्म में कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता। राउंड वॉर्म चयापचयी अपशिष्टों को शरीर की दीवारों के माध्यम से फैलाते हैं। एनेलिड्स में उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन अंग के रूप में नेफ्रिडिया होते हैं, जो कशेरुकियों के गुर्दे के समान होता है। और क्रस्टेशियंस में दो प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, अर्थात एंटीना ग्रंथियाँ और मैक्सिलरी ग्रंथि। कीड़े में जो मेलपीगियन नलिकाएं उत्सर्जन अंग है। फ्लैट वर्म में नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग है। इचिनोडर्म्स में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता। वे शरीर के चयापचयी अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रसार का उपयोग करते हैं।
फिर फिर है कि नीडारियन में कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं है। मेटाबॉलिक अपशिष्ट कोशिकाओं से जो है गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा में फैलता है और फिर इसे मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। मोलस्का में नेफ्रिडिया जैसी किडनी उत्सर्जन अंग है। कशेरुक में किडनी उत्सर्जन अंग है और नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।